हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा बच्चों, और इसके पहले मैंने 2 लेक्चर करा दिया था और आज ये महत्वपूर्ण लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, हर्ट्ज का प्रयोग और जेसी बोस का प्रयोग, साथ में मार्कोनी का प्रयोग। सबका मुद्दा एक ही है बच्चों और कहानी सब कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग से ही संबंधित है। तो सबका सेम कहानी है। जैसे हर्ट्ज ने अपना प्रयोग बताया, इन्होंने एक 6 मीटर की दूरी तक के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का थोड़ा सा व्याख्या किया। इसके बाद जेसी बोस साहब आए, थोड़ा सा उनका दूरी और बढ़ा, और मार्कोनी साहब आए, उनकी दूरी और कुछ बढ़ गई बच्चों। तो ये प्रयोग सब वही चीज है, विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित। लेकिन सबसे पहले श्रेय जो जाता है वो मैक्सवेल साहब को जाता है। मैक्सवेल ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया था। लेकिन जब इन्होंने बच्चों अपना प्रस्तुत सिद्ध किया, मतलब एक प्रकार से इन्होंने बताया कुल मिलाकर के विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, तब उस समय के वैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत को फेल कर दिया कि यह संभव हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। यह बात थी सन 1865 की। देखो भाई साहब, क्या होता है, जब तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उस सिद्धांत को नहीं माना जाता। लेकिन बाद में जब हर्ट्ज ने अपना प्रयोग किया, प्रयोग के बारे में आज हम बात करेंगे। 1887 में माना गया कि हाँ भाई विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जब तक बच्चों ये माना गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है तब तक मैक्सवेल साहब जिंदा नहीं थे। मतलब अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ पुष्टि की, लेकिन भाई साहब आज भी विद्युत चुंबकीय तरंग की मान्यता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जाना जाता है। लेकिन जब मैक्सवेल साहब कह रहे थे कि भाई साहब जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इन दोनों को जो सम्मिलित रूप है एक तरंग के रूप में आगे की ओर बढ़ता है, यह एक माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाया। मतलब विद्युत भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबत तरंग के रूप में आगे बढ़ते हैं तरंग संचरण की दिशा में, यह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है, जिसको उस समय के जमाने में जो वैज्ञानिक थे वो मान्यता नहीं देते। आज भी जैसे आप लोग किसी चीज का तथ्य का आप कहीं ना कहीं खोज करोगे, निष्कर्ष निकालोगे, तो उसके जो पुराने वैज्ञानिक है उसका पुष्टि करते हैं। यदि पुष्टि हुआ तब आप वैज्ञानिक बन गए कि हाँ भाई आपने यहां पे इस चीज का क्या किया, खोज किया। लेकिन यदि पुष्टि नहीं हुआ तो आपका फिर वो मान्यता नहीं मिलता है और वो चीज बिल्कुल अमान्य कर दिया जाता है। बाद में भले ही उसकी पुष्टि करके कोई दूसरा व्यक्ति आपका खोजा हुआ चीज जो है श्रेय ले जाता है, और यही चीज हुआ है। मैक्सवेल साहब ने 1865 में बता दिए कि भाई साहब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलते हैं तो संचरण की दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा भी उसी आधार पर दिया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबत इस प्रकार ज्यावक्रीय दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबत हो। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का सम्मिलित रूप बच्चों क्या कहलाता है, एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग माना जाता है, ठीक है, कोई देखता नहीं है, केवल माना जाता है कि हाँ भाई यहां से यहां तक पहुंचा। अब इसकी पुष्टि हर्ट्ज साहब ने प्रयोग किया और पुष्टि किया, हाँ भाई साहब कि हमने एक बिंदु से कुछ चीजें प्रयोग किया, दूसरे बिंदु तक संसूचक में प्राप्त किया, तो ये पुष्टि हुई हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा कैसे मैक्सवेल साहब ने लाया कि भाई साहब जो आवेश होता है वो त्वरित गति करता है, और आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं आवेश से, तो ये ज्यावक्रीय दोलन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इनके सम्मिलित तरंग को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हर्ट्ज के प्रयोग का। हर्ट्ज ने सबसे पहले ये डायग्राम आप समझोगे कि हर्ट्ज ने किस प्रकार से अपना जो है पहले पूरा का पूरा उपकरण सेटअप किया। तो बच्चों ये जो P1 और P2 है, इन्होंने क्या किया, जैसे भाई साहब देखो कोई भी चीज पुष्टि होती है, किसी भी चीज की खोज होती है, एक दिन का काम नहीं होता है, कई वर्षों की मेहनत होती है, तब जाकर के उस चीज का पुष्टि होता है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, ये सिर्फ नमूना है, उपकरण ऐसे ही नहीं था, उपकरण एकदम सिस्टमेटिक होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे यहां पर आपका P1 और P2 है, इन्होंने धातु के 2 वर्गाकार प्लेट ले लिए, ये आपका P1 और P2 है, जैसे यहां पर एक खड़ा कर दिया, यहां पे खड़ा कर दिया। और बच्चों इससे संबंधित S1 और S2 यहां पर देख सकते हैं, ये धातु के गोले हैं। भाई ये आपका प्लेट P1 और प्लेट P2 है, ये वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब 40 सेंटीमीटर लगभग भुजा है इनकी, प्रत्येक भुजा वर्गाकार है, आयताकार दिख रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से वर्गाकार है बच्चों। P1 और P2 दोनों क्या है, वर्गाकार है, लगभग 40
सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा है। और इससे जुड़ा हुआ है आपका S1 और S2। यहाँ पे ये जो दिख रहा है बच्चों S1 धातु के दो गोले, यहाँ पे एक छोटा सा गोला है, ये गोला आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी आपका छोटा सा एक गोला है, धातु का गोला है, ठीक है। अब इन धातु के गोलों को प्रेरक कुंडली से जोड़ा गया है, देख सकते हैं प्रेरक कुंडली से, जिससे बच्चों यहाँ पर उच्च वोल्टेज, ठीक है, लगभग यानी दोनों सिरों के बीच विभवांतर 10,000 वोल्ट लगाया जाता है। और जब बच्चों 10,000 वोल्ट लगाया जाता है, जानते हो आप लोग, कल्पना करना 11,000 वोल्ट का जो मेन पावर होता है उसके नीचे से जब आप जाओगे, ठीक है, उसके जब नीचे से जाओगे तो भाई चट चट की आवाज आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तार के चारों ओर जो वायु होता है वो आयनित हो जाता है। ऐसे ही धातु के गोलों पे लगभग जब 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, यानी चिंगारी अंतराल कहलाया बच्चों यहाँ पे, तो चिंगारी ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा। इनके बीच की दूरी ज्यादा नहीं, 2 से 3 सेंटीमीटर रखा गया, ज्यादा दूरी भी नहीं रखा गया, 2 से 3 सेंटीमीटर। सोचो अब 3 सेंटीमीटर कितना कम होता है। और फिर उनके बीच क्या किया गया भाई, उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया गया दोनों गोलों के बीच में, यानी S1 और S2 दो गोले हैं, इन गोलों के बीच में उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया गया, अत्यंत उच्च बच्चों, 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। और जब विभवांतर लगाया गया तो इसके बीच का जो वायु वाला भाग है ना, वो आयनित हो गया। क्या हुआ बच्चों? आयनित हो गया, मतलब वहां से चिंगारी उत्पन्न हुआ। और यही चिंगारी जो संसूचक है, यहां भी धातु के दो गोले हैं, धातु के दो गोले S1 और S2, तो यहां से जब ये चिंगारी उत्पन्न हो तो वायु को आयनित कर दिया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कंपन करने लग गए और कंपन करते हुए संसूचक के पास तक पहुंच गए। तो इससे ये पता चला कि यहां से जो तरंग निकली थी वो यहां तक पहुंच पा रही है। तो हर्ट्ज ने पुष्ट कर दिया, हाँ भाई साहब, विद्युत चुंबकीय तरंग एक कोई तरंग है जिससे आवेश से विद्युत भी और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो तरंगे कुछ दूरी तक जा सकती हैं। ये पुष्टि हुई बच्चों सन 1887 में। 1887 में, जबकि हमारे जो मैक्सवेल साहब थे इन्होंने पहले ही पुष्टि कर दी थी, लेकिन उनके पुष्टि को कोई मानने वाला उस समय तैयार नहीं था। बताया ना कि जब वो थे 1865 में उन्होंने बताया था, लेकिन जब वो इस संसार से चले गए, गुजर गए, इसके बाद 1887 में हर्ट्ज साहब ने अपना प्रयोग कर दिया। ठीक है बच्चों, यही चीज है बस, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या लिया, जैसे ये 3 भाग हैं इसमें मुख्य रूप से। पहला तो आपका प्रेसी और संसूचक, प्रेसी मतलब भेजने वाला और संसूचक, यानी 2 मुख्य भाग होते हैं, और एक प्रेरक कुंडली अलग से बच्चों। प्रेरक कुंडली तीसरा भाग है इसमें, जिससे कि हम ये धातु के गोलों के बीच लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं। और जब इतना विभवांतर लगाएंगे तो चारों ओर जो गैस हो गए, बीच में जो चिंगारी अंतराल है S1 और S2 के बीच 2 से 3 सेंटीमीटर का जगह है ना गोलों के बीच, ये चिंगारी अंतराल कहते हैं इसे, स्पार्किंग गैप। वैसे भी आप देखते हो बच्चों कि 2 प्लस माइनस हो जाएं तो कितना तेजी से स्पार्किंग होते हैं, है ना। तो यहां पर ये प्लस माइनस, लेकिन बीच का भाग बिल्कुल आयनित हो जाता है। और इसी आयनित होने के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, आवेशित होते हैं। और आवेशित हुए बच्चों, इलेक्ट्रॉन हर जगह है, ये मत सोचना, है ना। वायु में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों, वायु में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आयनित होते हैं और वो क्या करते हैं बच्चों, है ना, चिंगारी अंतराल से दोलन करने लग जाते हैं और फलस्वरूप कुछ दूरी तक जाते हैं। और संसूचक से प्राप्त होता है कि हाँ भाई साहब कि ये कुछ ऐसी तरंगें निकली हैं जो कि भाई यहां से यहां तक विस्थापित कर गई हैं। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से 2 भाग हैं। एक तो प्रेसी में क्या होता है, P1 और P2 वर्गाकार धातु की 2 प्लेटें हैं, जिनकी प्रत्येक भुजा लगभग 40 सेंटीमीटर है। इन प्लेटों का जो संबंध है बच्चों, धातु के गोले S1 और S2 से रहता है ना, जिनके बीच की जो गैपिंग है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है, जिसे हम चिंगारी अंतराल के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया बच्चों गोले जो S1 और S2 हैं, इनका जो संबंध है प्रेरक कुंडली, ये प्रेरक कुंडली, इसको हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये प्रेरक कुंडली है बच्चों, C से, है ना, संबंध किया जाता है, जिससे लगभग S1 और S2 के बीच उच्च विभवांतर लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। ओके बच्चों, तो ये सन 1887 से 88 में जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर हेनरिक हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंग की परिकल्पना की थी, जिसके आधार पर P1 और P2
प्रेसी में लिखना बच्चों, P1 और P2 दो वर्गाकार धातु की बड़ी प्लेटें होती हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। इन प्लेटों का संबंध तारों के द्वारा धातु के गोले S1 और S2 से होता है। इनके बीच 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी होती है तथा इनके बीच अंतराल को चिंगारी अंतराल कहते हैं बच्चों। ओके, ये चीज है। और मैं हमेशा आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन बच्चों को नोट्स लेना हो भाई, प्रॉपर रूप से आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्योंकि भाई साहब हम पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ नोट्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। तो कांटेक्ट नंबर आप लिख लो 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। आप लोगों को मात्र 100 रुपीज में ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, और नोट्स के बिना प्रॉपर तैयारी हो ही नहीं सकती है। जिन बच्चों को प्रॉपर तैयारी करना है तो नोट्स बहुत ही जरूरत की चीजें होती है बच्चों, तो नोट्स जरूर ले लें, ठीक है। संसूचक यह तार का एक लूप डी है जिसके सिरे में धातु के दो सिरे S1 और S2 जुड़े रहते हैं। जब दोनों गोलों के बीच, ये गाल है बच्चों, दोनों गोलों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो उनके बीच की वायु आयनित हो जाती है। फलस्वरूप वायु के आयन और इलेक्ट्रॉन चिंगारी अंतराल में आगे पीछे दोलन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। धातु की प्लेटें अल्प धारिता C वाले संधारित्र की तरह और प्लेटों को धात्विक गोलों से जोड़ने वाली संयोजक तार अल्प प्रेरकत्व L वाले कुंडली की तरह कार्य करते हैं। उत्पन्न चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति म्यू निम्न सूत्र द्वारा दर्शाई जा सकती है। ये फार्मूला वगैरह है, ये इसमें कहानी है ना, ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों। कुल मिलाकर के इसमें यह बताया गया कि भाई साहब धातु के गोलों के बीच जैसे ही उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया जाता है तो ये गैस आयनित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और गैस के जो आयन है वो कंपन करने लग जाते हैं, दोलन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। संसूचक से ये सूचना मिलती है कि भाई कोई तरंग ऐसा है जो निकल करके हमारे पास तक आ रहा है। ये पुष्टि हुआ किसके माध्यम से? हर्ट्ज साहब के माध्यम से। इसके बाद हमारे मार्कोनी साहब भी आए और जेसी बोस साहब भी आए। तीनों ने अपना प्रयोग किया। इनका प्रयोग बहुत ही कम बार पूछा गया इस चैप्टर से, थोड़ा सा डिटेल में आप जान लो, बस हो गया। कि सन 1894 से 99 के बीच सर जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता स्थित प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित शोध कार्य किए। मतलब इन्होंने 4-5 साल फिर से खोज की कि भाई ये पुष्टि तो हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल करते हैं। सन 1895 में उन्होंने स्वनिर्मित विद्युत रेडिएटर की सहायता से 5 mm से 25 mm तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की, है ना। 5 mm से 25 mm तरंग दैर्ध्य वाली, मतलब फिर और उपकरण जोड़ते गए, आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना पुष्टि उन्होंने किया, ये जान लो। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की तथा बंगाल के तत्कालीन गवर्नर के सामने विद्युत चुंबकीय तरंगों को 20 मीटर तक प्रेषित करने तथा संसूचक से जुड़ी विद्युत घंटी को बजाने में सफलता हासिल की, मतलब अर्जित की। आगे चलकर विद्युत चुंबकीय तरंग को लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रेषित करने में सफल हुए, लेकिन बोस का प्रयोग केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा। मतलब इनका प्रयोग जो है सफल रहा, लेकिन 1.5 किलोमीटर तक, मैक्सिमम इन्होंने 1.5 किलोमीटर तक भेज सके। इसके बाद भी हमारे साहब जी आए, मार्कोनी साहब। सन 1895 में इन्होंने तो 1.5 किलोमीटर तक भेज दिया। 1896 में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण किया और विद्युत चुंबकीय तरंग को कई किलोमीटर दूरी तक प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पाया कि यदि चिंगारी अंतराल के एक सिरे को एंटीना से तथा दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कई किलोमीटर की दूरी तक संचरित हो जाती है। प्रयोग है, ये प्रयोग किए, वो प्रयोग किए, कई प्रयोग किए, लगातार करते गए, कुछ ना कुछ तो सफलता मिलेगी, किसी तरीके से मिल गया बच्चों, है ना। हर्ट्ज के उपकरण में आवश्यक रूपांतरण करते हुए मार्कोनी सन 1899 में विद्युत चुंबकीय तरंग के ब्रिटिश चैनल तथा सन 1901 में अटलांटिक महासागर के आर पार भेजने में सफलता प्राप्त की। मार्कोनी का प्रयोग संचार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ एवं बेतार संदेश की परिकल्पना हकीकत में संदर्भित हो गया। बच्चों, मार्कोनी रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी, इसी से रेडियो तरंग की खोज हो गई थी। रेडियो की खोज मार्कोनी, रेडियो की खोज मार्कोनी आता बच्चों, रेडियो की खोज मार्कोनी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मार्कोनी साहब ने भाई सफल प्रयास कर लिया है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया अभी तक तो नोट्स जरूर ले लें। फिर से एक बार पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूं, 9685299149, 9685292949। ये चैप्टर बच्चों थोड़ा पकाऊ है, थ्योरिकल पोर्शन ज्यादा है, जितना आप इसको पढ़ोगे उतना अच्छे समझ में आएगा, पढ़ने वाला पॉइंट है ना।
जेसी बोस का प्रयोग, मार्कोनी का प्रयोग, ये सारा चीज थोड़ा सा इंटरेस्टेड है लेकिन पढ़ने वाला प्रयोग है। एक दो बार पढ़ोगे तो ऑलरेडी ये चीज कथन आप समझ जाओगे। ये चीजें आपको वीडियो के माध्यम से नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप लोग लेक्चर देखने के साथ साथ नोट्स यदि आप ले रखें तो अच्छी बात है। इसलिए तो कहता हूं बच्चों, प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है पढ़ाई के साथ साथ, है ना। तो नोट्स आप जरूर ले लेना बच्चों, पूरे ऑब्जेक्टिव भी मिलते हैं, प्रॉपर तैयारी करो। जय हिंद, वंदे मातरम।